नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक फैक्ट्री में मैनेजर हूँ और मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी उसको करना होता है वो टेक्स्ट बुक में जो है उससे बाहर भी कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रहती है कि अपने पास जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं या जितने भी नीचे सबॉर्डिनेट स्टाफ है और सबका ये देखना पड़ता है कि सब सेफ रहे। किसी को चोट लग जाती है तो यार बहुत बुरा लगता है। तो ये एक चीज़ थी और एक घटना, एक स्टोरी हमारी फैक्ट्री में ऐसी हुई। तो अपनी फैक्ट्री में लगभग 250 से पौने 300 के करीब स्टाफ प्लस फैक्ट्री स्टाफ प्लस वर्कर काम करते हैं। और हर सेक्शन होता है: प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, एडमिन, हाउसकीपिंग, स्टोर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी हमारी फैक्ट्री में काम करता है, क्योंकि लंबा चौड़ा काम है, लंबी चौड़ी मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें, लगभग 80 से ज़्यादा मशीन्स एक साथ चल रही होती हैं फैक्ट्रीज़ में और लगभग 250 वर्कर काम कर रहा होता है। तो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी रहती है ये भी करने की कि हाउसकीपिंग प्रॉपर रहे। तो एक वर्कर जो बहुत पुराना था, जो कंपनी के रोल पे था, वो हमारा वर्कर उसको हाउसकीपिंग इंचार्ज का काम, हाउसकीपिंग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो देखता था। इसके लिए उसके पास थी, उसकी एक टीम थी जिसमें 5 फीमेल वर्कर थे और एक मेल वर्कर, वो खुद एक और खुद वो। तो वो इस टीम को, वो मेल वर्कर जो है वो उसको हर बार नहीं मिलता था, वो ऑन नीड मिलता था। और फीमेल वर्कर तो 5 हमेशा ही हैं, 5 अलग अलग सेक्शंस में उनका काम असाइंड होता है। और उस काम को वो वहाँ पर एरिया को साफ़ करना, सफाई रखना, वहाँ के शीशे साफ़ करना, विंडोज़ के, वहाँ के फ्लोर को साफ़ रखना, वहाँ के दीवारें साफ़ रहें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी होती है कि डस्ट कहीं पे भी ना रहे। तो बाकी जो मशीन्स के ऊपर डस्ट है वो तो मशीन ऑपरेटर ही करते हैं। उसके लिए एक अलग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो चीज़ें साफ़ कराने का। और जो अदर जो बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं, बिल्डिंग के डोर्स हैं, बिल्डिंग की विंडोज़ हैं और बिल्डिंग ऐसी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के की सफाई का ध्यान जो होता है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करता है। और ये जो हमारा लड़का है जो बड़ा पुराना कंपनी रोल पे है, ये इस काम का इंचार्ज है। इसको काम समझा दिया जाता है और उस हिसाब से ये करता रहता है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जो भी बना होता है, इस महीने कब क्या करना है। तो एक दिन हम, और फिर इसमें ये भी होता है कि जब कभी कोई रिपेयर चलती है, बिल्डिंग रिपेयर चलती है, तो उस बिल्डिंग रिपेयर का भी जो डस्ट या रिमेन्स या चीज़ें होती हैं वो भी साफ़ कराना। और उस जगह को भी देख लेता था ये कि वो ठीक जगह से उन्होंने सारा, अगर रूफ़ पे रिपेयर चल रही है तो रूफ़ का वो देख लेता था कि वो ठीक है कि नहीं। तो ये भी काम इसका था इसका था। लेकिन उसके भी कुछ पैरामीटर होते हैं कि उसको इतनी हाइट पे जाना है तो उसमें क्या करना है। वो फैक्ट्री में सब कुछ लेट डाउन होता है कि अगर 6 फीट से ऊपर हाइट में जा रहा है तो उसको हेलमेट पहननी है। और अगर छत, क्योंकि शेड्स होते हैं और शेड एस्बेस्टस की शीट्स होती हैं, सीमेंट शीट्स नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो उनकी शीट से शेड बना होता है ऐसे। तो वो उनके ऊपर वॉक नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो बड़ी थिन होती है और ओवर द एज डिफरेंट मौसम काफ़ी वो होने के साथ उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कमज़ोर हो गई होती है। और साथ में जब आदमी चलता है तो वॉक करता है तो पॉइंट लोड होता है, तो वो ब्रेक होके नीचे गिर सकता है। ऐसा एक चांस हमेशा ही एक्सीडेंट का रहता है, तो उसके ऊपर चलने के लिए भी मनाही थी। तो हमारे फैक्ट्री में क्या हुआ एक बार कि एक 2 शीट्स ख़राब हो गई थी, तो वो 2 शीट ठीक करनी थी। तो अब वो 2 शीट ठीक करने के लिए, 2 कुछ शीटें ख़राब थी तो वो शीटें चेंज हो रही थी। तो नॉर्मली ये काम आउटसाइड पार्टी करती है।
तो ये पार्टी अपने यहाँ काम कर रही थी और इस पार्टी की सुपरविज़न हमारे सीनियर लोग कर रहे थे। और दोपहर को मैं भी जब वहाँ पे गया, 2-3-4 बार गया मैं, और दोपहर को हम लोग सब वहाँ पे खड़े थे तो देख रहे थे छत ओपन है, क्योंकि शीट पुरानी जो डैमेज शीट निकाली गई थी, तो छत ओपन था, लगभग 10 बाई 10 फीट का छत ओपन था। तो उसको देख के एक डर सा एक मन में कुछ आया, यार ये ठीक नहीं है। तो भी लेकिन थोड़ा एनालिसिस किया और बाकी लोगों ने बेल्ट्स वगैरह पहनी थी, तो इन केस अगर गिरते भी हैं तो बेल्ट से लटकते रहते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी इंश्योर कर रहे थे, हमारा स्टाफ सीनियर स्टाफ कर रहा था। तो इतनी देर में 5 बजे शिफ्ट ख़त्म हो गई और थोड़ा सभी लोग चले अपने अपने चले गए, और जो मैनेजमेंट स्टाफ था वो भी अपने अपने ऑफिस में उस समय चला गया। और साथ में ऊपर जो वर्कर काम कर रहे थे उनका भी शिफ्ट ख़त्म हो गया, बट वो भी अपना अपने सभी लोग अपने अपने काम को वाइंड अप कर रहे हैं। अब सब लोग वाइंड अप कर रहे हैं, तो ये जो हमारा लड़का था, इसको इंस्ट्रक्शंस यही थी, जो मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि ऊपर नहीं चढ़ना है। ऊपर चलने का तो देयर इज़ नो क्वेश्चन, दैट हैज़ बीन केप्ट। वो तो एक स्टैंडिंग थी कि इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी वॉक नहीं करेगा ऊपर। और लेकिन इसको पता नहीं क्या हुआ कि 5 बजे शाम को शिफ्ट ख़त्म होती है, तो ये लगभग 5:10 पे 5:20 पे ये ऊपर चढ़ गया देखने के लिए। ऊपर चढ़ गया तो जैसे ही इसने वहाँ पे ऊपर रेडियल फैन्स होते हैं, जो बड़े बड़े शेड्स होते हैं उनके वेंटिलेशन के लिए, ताकि अंदर हवा, क्योंकि डेप्थ बड़ी होती है और ऊंचे भी होते हैं इनके वो शेड्स, तो वहाँ पे वेंटिलेटर, रेडियल वेंटिलेटर्स लगे होते हैं। तो ये इसने किसी एक रेडियल वेंटिलेटर के ऊपर पाँव रख दिया और वो रेडियल वेंटिलेटर केम डाउन, और उसके साथ ये भी नीचे गिर गया फ्रॉम ऑलमोस्ट 30 फीट हाइट से। और सीसीटीवी हमारे वहाँ पे लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी, क्योंकि उस समय तो नहीं हमने देखा, क्योंकि उस समय मैं अपने ऑफिस में था, तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसने मुझे बोला कि वो गिर गया, और मेरे को सांस अटक गई, वहीं की वहीं रह गई। अब करूं क्या, मेरे को हिम्मत नहीं हुई कि मैं देखने जाऊं, क्योंकि एक मैनेजर के लिए दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम कि उसके किसी एम्प्लॉय को, उसके किसी वर्कर को जिसको उसने इंस्ट्रक्ट किया है, जिसके साथ वो काम करता है, उसको थोड़ी भी चोट लग जाए। और ये बहुत बड़ा था। जब उसने कहा गिर गया, मैंने कहा हे प्रभु, कुछ तो उसको चोट ना लगी हो। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया तो वो अपने बाकी वर्कर उसको उठा के ला रहे थे, और मैंने उसे अनकॉन्शियस देखा और उसके सर से मुझे ब्लड मैंने देखा, और मुंह के पास, और इधर इधर भी ब्लड था, और इससे ब्लड से भरा हुआ ये पोर्शन मैंने देखा। तो वहाँ पे गाड़ी थी, मेरी गाड़ी थी, तो मैंने इमीडिएटली अपनी गाड़ी की चाबी एक अपने स्टाफर को दी और उससे बोला कि इमीडिएटली इसको टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए, तो हॉस्पिटल में उन्होंने, अब ये तो जीएमसी था, अब वहाँ पे जाके तो पता चला कि वहाँ पे मैं भी पीछे पीछे चला गया, मैं और मेरा एक स्टाफ और वहाँ पे चला गए, और बाकी भी स्टाफ पहले से वहाँ पे थे। तो मैंने अपना पर्स उनको दिया, मैंने कहा इसमें कार्ड्स हैं, स्पेंड एनीथिंग, कुछ भी स्पेंड करना है करो, कुछ भी करना है करो, यूज़ एनीथिंग, बट इसके लिए कुछ भी कमी मत रखना। तो ऐसी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी विदाउट टेकिंग एनी नोट फ्रॉम द सीनियर। और बाद में मैंने अपने सीनियर को बताया, मैं जो मेरी रिपोर्टिंग जीएम को होती है कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है, एंड हम सभी अस्पताल में पहुंच गए। अस्पताल में मैंने, अब नॉर्मली ये सीन मैंने देखा नहीं है, लेकिन वहाँ सीन देख के मुझे लगा कि डॉक्टर्स हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बट सम बट डॉक्टर्स वे आर आल्सो स्ट्रगलिंग, उनसे कुछ जो भी प्रोसीजर कर रहे थे वो शायद प्रॉपर हो नहीं रहे थे, क्योंकि वेंटिलेटर और एक चीज़ और थी। तो फिर अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था करूं क्या। तो मुझे लगा, मैंने अपने जो एक मेरे साथ थे, मैंने उनसे कहा, और अपने एचआर जो मैनेजर भी थे वो भी वहाँ पे आ गए। तो फिर जीएम साहब भी आ गए हमारे, एंड जीएम के साथ एक और सीनियर पुराने जीएम थे, वो भी आ गए। तो हम सब ये डिस्कशन और ये करें क्या। तो मैं ये फिर हुआ कि
फिर सभी लोग जिनके भी जो डॉक्टर थे कहीं दूर दूर, उससे बातचीत करने के बाद पता चला कि पेशेंट नीड्स टू बी इनटू ए आईसीयू। अब जहाँ पे तो आईसीयू खाली नहीं था इस जीएमसी में, तो करें क्या। तो ये हुआ कि अब आईसीयू कहीं आसपास के किसी हॉस्पिटल में वहाँ पेशेंट को पहुँचाया जाए। लेकिन मेरे को बहुत, मतलब फ्रॉम द हार्ट, मेरे को बहुत ही अंदर से एक वो चीज़ होने लग गई। मैंने कहा नहीं, ही नीड्स नॉट ओनली आईसीयू, लेकिन अंदर से मैं ये सोच रहा। तो मैंने फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब टुवर्ड्स वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे एक आईसीयू खाली है, वहाँ पे ले जाते हैं। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। बट मुझे ये पता था कि अपने अपने जो आसपास के जितने भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हैं, बट उनकी जो वहाँ पे केयर वो नहीं है, उनकी कंडीशन वैसी नहीं है। तो मैंने सर को बोला, मैं सर हमको करवाना ही है इलाज, तो क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे वंस फिर हम वहाँ जाएंगे, वहाँ फिर हम किसी और जगह जाएंगे तो हम पहले ही उधर चले जाते हैं सर, क्योंकि दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू टू सी ऑप्शंस, दिस इज़ द टाइम टू सी द ओनली बेस्ट ऑप्शन। तो ये एक चीज़ मैंने बोला और जीएम साहब ने भी अप्रूवल दे दिया। उनको भी अप्रूवल आगे से लेना होता है, तो उन्होंने भी अप्रूवल दिया। एंड देन फाइनली वी हेडेड टुवर्ड्स 300 किलोमीटर दूर एक सिटी है। मैं लास्ट में उस हॉस्पिटल का नाम भी बता दूंगा। उस हॉस्पिटल में हम पहुंचे, तो वहाँ पे द मोमेंट दे हर्ड द सायरन ऑफ आवर एम्बुलेंस, और हमारी एम्बुलेंस भी वो थी जिसमें आईसीयू की फैसिलिटी थी। तो पेशेंट रीच, हमारी एम्बुलेंस का सायरन पहुँच सुनते ही द स्टाफ केम आउट एंड वेरी केयरफुली दे टुक हिम इनसाइड। और सबसे पहले उन्होंने 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 ये किया कि उन्होंने ये बताया कि द फर्स्ट एड दैट हैज़ बीन डन इन द जीएमसी वाज नॉट दैट प्रॉपर। उन्होंने उस सब को ठीक किया और पेशेंट का जो फेस था उसको प्रॉपर किया, उसको थोड़ा जैसे कहते हैं ना, जैसे ब्यूटी पार्लर में लोग करते हैं, तो वैसा किया सो दैट पेशेंट की लुक ठीक हो जाए। उसके बाद अ, हमारे जो पहले अपने जहाँ पे ही जो हमारे टेस्ट हुए थे, वो टेस्ट हम लेके गए। वो एक्सरेज लगाए हुए थे, तो वहाँ पे एक डॉक्टर आ गया तो डॉक्टर मुझे नहीं पता था ये डॉक्टर है, क्योंकि काफ़ी यंग था। और मेरे को ये था कि न्यूरो सर्जन्स जो होते हैं वो काफ़ी एज्ड होते हैं। तो ये तो मतलब कम से कम 50 साल का तो होना ही चाहिए। बट वो एक 30 to 35 ईयर्स के बीच का एक डॉक्टर था। तो वो देख रहा था, तो मैं भी साथ में खड़ा था। कहने लगा, ये आप हैं इसके अटेंडेंट? मैंने कहा जी सर मैं हूँ। तो मैंने कहा सर आप? कहता मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा सर एक बात है। तो कहता आप क्या चाहते हो? कहता पेशेंट। मैंने कहा सर मुझे थोड़ा बता दीजिए पेशेंट के बारे में, आप क्या कह सकते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक हैं। तो वो कहता आई कांट से एनीथिंग एंड पेशेंट इज़ इन वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत इमरजेंसी की स्थिति है, नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट। अब हम कुछ कह सकते हैं, तो पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है कि करना क्या है। तो मैंने कहा सर बता दीजिए। मैंने कहा मैं आपका डिसीजन तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा डिसीजन लेना है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि डू द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे बेस्ट है वो करवाना चाहता हूँ मैं, वो करिए सर, वो कर लीजिए सर। वो कहता है फिर आपको ये डिसीजन लेना है, एक तो होता है कि विदाउट सर्जरी इसको वेट एंड वॉच आईसीयू में रखना है मैनी डेज, और उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। और दूसरा होता है कि तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है, सो दैट अंदर जो भी क्लॉट है या अंदर जो भी ब्लड का फ्लो हुआ है वो हम रिमूव करें, अंदर जो डैमेज हुआ है उसको हम ठीक करें, एंड देन भी हम इसको फिर ऐसे चलाएं। तो मैंने कहा सर 2 ऑप्शन आपने बताए, इसमें बेस्ट क्या है? कहने लगा सर्जरी, उससे जो भी चीज़ होगी फास्ट होगी और हमें 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि विच वे द पेशेंट इज़ गोइंग। और दैट इज़ लेकिन वो एक मनी उसमें भी इन्वॉल्व रहेगी, और ये चीज़ है। पर आपको ये डिसीजन लेना, आप डिसीजन लो। मैंने कहा सर डिसीजन हो गया। मैंने कहा सर यू गो हैड विद द सर्जरी एंड परफॉर्म द बेस्ट, जो दुनिया में वर्ल्ड में जो लेटेस्ट है, डू यू डू दैट। तो उसने कहा ओके दैट्स योर फाइनल। मैंने कहा दैट्स फाइनल। उसके बाद फिर एक और डॉक्टर मेरे पास आ गई, और मैं प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ कि हो प्रोफेशनल दे आर। और हमारे पेशेंट की द फेस बिल्कुल अच्छा कर दिया उन्होंने तुरंत ही।
थोड़ी देर में ही, और डॉक्टर एक और आ गए और मुझे कहने लगे कि आई नीड इन्फॉर्मेशन, और मुझे आपको भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं इसकी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट रहूँगी, मैं एनेस्थीसियोलो दूँगी इसको बेहोश, सो दैट ही ये पूरी सर्जरी इसके ऊपर हो पाए, और मुझे इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सो पोलाइटली, इवन कि मैं उसको मैडम कह रहा हूँ बट वो भी मुझे सर कह रही है, दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे था, और दैट काइंड ऑफ केयर थी कि फुल इन्फॉर्मेशन वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की। उसके बाद प्रिलिमिनरी थोड़े टेस्ट हुए, और एक 600 रुपीज़ की एक किट भी उन्होंने हमें दी। अब उस किट में मैं क्या देख रहा हूँ, उस किट में नारियल तेल है, क्रीम है, मुँह लगाने वाली, कॉम्ब है, जो कंघी करने वाला, बाल बनाने वाला, और साथ में है टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, और ये सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम आप नहाने के बाद या नहाने से पहले ब्रश करते हैं, या बाल बनाते हैं, या ये सारी चीज़ें यूज़ कर लें, या मुँह को क्रीम लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने कहा इनकी क्या ज़रूरत है, पर ये हमें बाद में पता चला कि व्हाट केयर इज़, एक प्रोफेशनल हॉस्पिटल कैसे केयर करता है और क्यों पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये सब हुआ, तो देन ही वाज टेकन वेरी क्विकली। उसके थोड़ी देर बाद पेशेंट एंटर्ड इनटू हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर, और ऑपरेशन थिएटर के बाद उसकी सर्जरी हो गई, और लगभग 4-5 आवर्स उसकी सर्जरी हुई, और 4-5 आवर्स के बाद पेशेंट केम आउट, एंड उसको आईसीयू में लेके गए, और आईसीयू में लेने के बाद मैंने देखा कि कैसे वहाँ पे नर्सेस जो है उसका पूरा ऐसे शेविंग तक कर रही थी, उसके बाल बना रही हैं जितना भी कर सकते थे, और फेस बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल ऐसे हेल्दी सा। हमें ये लग रहा कि ही इज़ नॉट पेशेंट, ये तो अभी सो रहे हैं, मतलब ऐसे अभी ये उठ जाएंगे, मतलब ऐसी उन्होंने कंडीशन अगले एक आध दिन में कर दी, और मैं उधर ही था। तो ये सी चीज़ होने लगी। उसके बाद मुझे एक दिन और मैं उधर रुका, तो डॉक्टर से बात कर रहा था मैं बीच बीच में कि सर कैसी है, अब क्या कहेंगे अभी। तो वो मुझे बताते कि अभी ये तो ट्रीटमेंट को तो रिस्पॉन्ड हो रहा है, लेकिन हाउ मच, अब कितना हुआ है वो तो हम इसको जब ये अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आएगा, जब कॉन्शियसनेस में आएगा बाहर, अभी तो कोमा में है, बाहर आएगा तब हम बता पाएंगे कि क्या होने वाला है। तो तीसरे दिन फिर आई केम बैक, और तीसरे दिन के बाद जब मैं वापस आ गया, तो 1-2 दिन वापस आने के बाद मुझे, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो आई टुक हिज हैंड इन माय हैंड, और मुझे बहुत ही मुझे रोना आया। तो मुझे ये लगा कि मैं मुझे मेरे को अंदर अंदर से ये बात हो रही थी कि प्रभु इसको इसको बचा लो, इसको बचा लो प्रभु। अभी देर इज, अगर हमको कुछ और भी करना है तो हम करेंगे, पर ये बच जाए प्रभु, ये वॉक कर सके, ये फैक्ट्री में फिर घूम सके, प्रभु कुछ ऐसा करो, ये 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 जीवन फिर जी सके। इसने अच्छा जीवन जिए, क्योंकि ये लड़का बहुत अच्छा था, और जीवन में इसको कभी भी बाहर किसी को खाने की आवश्यकता रहती तो ये खाना खिला देता था, मतलब इस तरह का। हालांकि ये जॉब इसका छोटा था, बट ये एक ऐसा इसका नेचर रहा है कि ह्यूमैनिटी वाला एंगल इसमें बहुत इस लड़के में था। तो ये चीज़ हुई तो मुझे बहुत रोना भी आ गया। तो काफ़ी आधा घंटा मैंने इसका हाथ लिया अपने हाथ में, और अगर कुछ प्रेयर भी हो सकती है तो वो भी मैंने करने की कोशिश की। एंड मैं यही सोच रहा था कि जो बेस्ट है वो हम कर लें, अगर प्रेयर्स भी एक रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम कर लें, और जिसकी की भी प्रेयर होनी चाहिए या कोई और भी इन्वॉल्व होना होए तो वो भी हम कर लें। तो ऐसी मेरी एक कोशिश थी। तो मैंने ये चीज़ ख़त्म हो गई, फिर मैं वापस वहाँ से आ गया विद दिस थिंग, और अपनी जगह किसी और की डिप्यूट किया। और वहाँ से आने के बाद मैंने 3-4 दिन के बाद वहाँ पे डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर थे, जो सर्जरी के इंचार्ज थे वहाँ पे इस सर्जरी के, मैं उनको एक बार फ़ोन कर रहा था शाम को 5 बजे, तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। मुझे लगा यार ये डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। तो रात का 11 बजे मुझे फ़ोन आया डॉक्टर का। वो कहने लगा यार मैं तो सर्जरी में था, सॉरी मैं फ़ोन उठा नहीं पाया हूँ, और मुझे बताइए आपने क्या जानना है। तो मैंने कहा सर वो मेरा पेशेंट था ना। कहता वो अच्छा, वो तो उसको एक पहचान हो गई थी, क्योंकि पहले भी मैंने 3-4 बार उनसे बात कर ली थी वहाँ पे भी। वो कहने लगा वो पेशेंट। मैंने कहा हाँ सर मुझे बता दीजिए ना एक बार कि अपना पेशेंट कैसा है। वो कहता है जी मेरे पास लंबा अनुभव है, और मैंने बहुत तरह के पेशेंट देखे हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बंदा ये काम भी करेगा,
उसी तरह जिस तरह पहले काम करता आया है। और उसके बाद ये प्रॉपर जैसे 1 2 3 महीने में ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे पहले था। तो मेरे को बड़ी अच्छा लगा। और आज आज इसको इस बात को हुए लगभग 1 1 1.5 साल हो गया है। ये पेशेंट बाद में बहुत अब अच्छा हो गया, इसने बहुत जल्दी रिकवर किया। उसके बाद 6 महीने के बाद इसकी एक और सर्जरी हुई थी, क्योंकि इसका वो जो स्कल होता है ऊपर से इतना पोर्शन रिमूव था, वो बाहर ही था, क्योंकि अंदर जो अब पूरा रिपेयर हो गया तो वो वापस प्लेस करना था। वो उसकी मेडिकल टर्म क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, पर उन दिनों मैं इन्वॉल्व रहा था इसमें। तो बाद में ये पेशेंट वो भी इसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। एंड फिर लगभग जब फर्स्ट बार फिर पहली बार फिर एक दिन ये फैक्ट्री में आया, तो मुझे बताया गया कि वो आया हुआ है। तो मैंने कहा इसे जल्दी से लाओ और सामने बिठाओ। तो मैंने अपना फ़ोन ऑन कर दिया, तो मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सीनियर्स को भी भेजना था। क्योंकि मैनेजमेंट मेरी अप मैनेजमेंट बिल्कुल वॉक्ड विद, उन्होंने बिल्कुल जो भी डिसीजन मैंने लिए बिना पूछे ले लिए थे। कुछ डिसीजन वहाँ पे इलाज के, तो बट मेरी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट ने बिल्कुल सपोर्ट किया एंड दे वांटेड टू सी हिम अगेन वर्क इन द फैक्ट्री। तो मैं वीडियो बना रहा था, तो मैंने ऐसे फ़ोन रखा, तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और उसने अपना नाम बताया। और मैंने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ, कहता मैनेजर साहब है। मैंने कहा दोबारा काम करना है, कहता हाँ करना है। मैंने कहा तू कहाँ आया, कहता फैक्ट्री में आया हूँ जहाँ मैं काम करता था। मैंने कहा अभी कैसी हालत है, कहता थोड़ा सा इधर दर्द होता है लेकिन अब ठीक है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ऐसी इसने बात की। तो इसको भी अभी 1 साल से ऊपर हो गया दोस्तों, और ये अपना लड़का ठीक हो गया। बट मुझे ये हमेशा रहता है, हमेशा ये रहा कि शायद मेरे कारण या मैंने फैक्ट्री में, क्योंकि इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि हर व्यक्ति जो जो भी वहाँ पे काम कर रहा है वो सेफ जिस तरह से वॉक करके आया गेट से, शाम को उसी तरह वॉक करके जाए। और वो उससे नहीं हो पाया, और इस लड़के ने जो सहा, बहुत बड़ी सर्जरी सही और बहुत बड़ा पेन सहा, और 5 6 7 दिन का एक कोमा में एक उस पैसे स्टेट सही, वो उसके लिए मुझे बहुत अभी भी होता है। पर ये एक चीज़ है, लेकिन एक खुशी भी होती है कि हमने कि तुरंत डिसीजन हुए, और थैंक गॉड, और प्रभु का शुक्रिया, और टॉप मैनेजमेंट मेरे अप मैनेजमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने कि ये सब कि सबके, और जीएम साहब का शुक्रिया, धन्यवाद कि उन सब के इन टाइमली एक्शन से, और इसको सब देखना चाहते थे कि ये ठीक हो जाए। तो ये एक चीज़ हो गई और सक्सेसफुल हुए, और ये फिर वॉक करने लगा फैक्ट्री के अंदर वॉक करता हुआ आया। और इस समय ये छुट्टी पे गए हुए हैं। ये आउटसाइड, ये हमारे इंडिया के नहीं हैं, ये नेपाल के रहने वाले हैं। तो इस समय छुट्टी पे हैं। तो अ, ये अभी ठीक है, और अभी इसको काफ़ी टाइम हो गया। तो ये थी एक कहानी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।